मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। गलती आज हम इस पर बात करेंगे। हो जाती है, इंसान है, सबसे गलती होती है, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर किसी न किसी हिस्से में हो जाती है। लेकिन इसमें सबसे प्यारी चीज़ क्या होती है? उसका एहसास हो जाना कि अच्छा मुझसे गलती हुई है। हम सबसे, मैंने कहा ना, गलती हो जाती है, लेकिन एहसास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात हम इसलिए भी करें जो कल भी हमने एक सेगमेंट के दौरान ये बात की थी। जो मेरे एक्टर हैं जाहिद अहमद, चूंकि उनका एक पॉडकास्ट, उसका एक क्लिप बहुत वायरल था पिछले 2-3 रोज से, और उसने एक बात जिन्होंने सोशल मीडिया क्रिएटर से मुतालिक की थी, उस पर चूंकि बहुत ज़्यादा बैश किया गया उनको, तो कल उन्होंने एक वीडियो जारी की, उन्होंने उसमें माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा पहली बात यह कि मैंने इन्फ्लुएंसर्स को या कंटेंट क्रिएटर्स से मुतालिक ये बात नहीं की थी, मैंने प्लेटफॉर्म्स बनाने वालों से मुतालिक ये बात की, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने वो भी गलत कहा। मैं जज्बात में, मैं फ्लो में, मैं गुफ्तगू में उस सवाल के जवाब देते हुए मैं कह गया जो कि मुझसे गलती हुई है, मुझे नहीं कहना चाहिए था। ये जो जुमला था उनका कि जहन्नुमी वाला, उन्होंने कहा कि मैं कौन होता हूँ या कोई भी इंसान कौन होता है ये कहने वाला, ये डिग्री या ये सर्टिफिकेट जारी करने वाला। तो मुझे इसलिए इस खुशी हुई कल इस बात की कि उन्होंने एहसास किया, और ना सिर्फ एहसास किया बल्कि उसकी माफ़ी मांगी, और बिल्कुल अनकंडीशनल अपॉलॉजी। प्लस हम क्या देखते हैं नॉर्मली ऐसे किसी भी इंसिडेंट में, कोई अगर ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसी वीडियो वायरल हो जाती है, बाद में जस्टिफिकेशंस आना शुरू हो जाती है, नहीं मैंने तो यूं कहा था, उसका मतलब ये था, उसको ना लिंगर ऑन करते हैं। बट ही डिडंट डू दैट, उन्होंने कहा आई एम सॉरी। आई थिंक ये अच्छी बात है। वैसे ये बात जरूर होती है कि पहले तोलो फिर बोलो। अग्रीड, ये इस पे बहुत बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज है, हम। बिकॉज यस, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि आप जिसको गलती कह रहे हैं, ठीक है वो गलती अपनी जगह पे, आपने माफी मांग ली, बट वो एक बहुत डैमेज क्रिएट कर चुकी होती है, और आपने बहुत टाइम के बाद माफी मांगी है। लाइक 24 घंटे से भी ऊपर गुजर गए थे, और 24 आवर्स उस पर डिबेट भी थी। और आप जैसे इस जैसे जो ये जो कमेंट इन्होंने किया, जाहिद अहमद ने, उस लाइक माइंडेड लोग जो थे, गलती कही या जो भी, जो उससे इत्तेफाक करते थे उनकी स्टेटमेंट से, जो उन्होंने जो कॉन्टेक्स्ट समझा, उस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो वो लोग उसको एग्री कर रहे थे। यस, और बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे इस तरह के, तो एक परसेप्शन जो है वो बिल्ड हो जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले तोलें फिर बोलें, ये ज़रूरी चीज़ है। बट हाँ, मैं आपकी बात से शुएब एग्री करूंगी कि ये चीज़ वाकई बहुत अच्छी है कि आपको जब लगे कि आपसे गलती हो गई है, तो आप और एक्सेप्ट आप करें। जस्टिफाई ना करें उसको, आप बस माफ़ी मांग लें कि इंसान हो, मुझसे गलती हो गई, बस माफ़ कर दो, और फिर लोगों को भी माफ़ कर देना बिल्कुल चाहिए। सही बात है। फिर उसको ट्रोल नहीं करना चाहिए कि अच्छा जी ये बात की थी तो ये की थी, अब आप उस शख्स के बारे में परसेप्शन बना लें, उसको जज करना शुरू कर दें। ये ठीक बात नहीं 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 होती। सबीन, माफ अल्लाह करना माफ कर चाहिए, देता है, इंसान कहाँ माफ करते हैं, ये बात ये है, बड़ा लेकिन मसला है। माफ कर देनी चाहिए माफ क्योंकि कर अल्लाह देना के चाहिए, सिफात में से है ये। बेशक माफ तो कर देना चाहिए। हम सबको, और इसका अजर भी है, तो माफ कर देना चाहिए। और ये ये बड़ी सोच कर इंपॉर्टेंट माफ कर बात देना है। चाहिए कि आपसे भी गलती हो जाती है और आप माफी मांगते हो, तो फिर आप भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको माफ कर दिया जाए। लेकिन सबीन, आपने जो बात की ना, पहले तोलो फिर बोलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात हम इसलिए भी यहाँ पे रख रहे हैं क्योंकि देखें, ये वो इंटरव्यूज होते हैं, ये वो कंटेंट होता है जो कि लाइव नहीं होता। दिस शो इज अ लाइव शो। यहाँ पे कोई चीज हो जाएगी तो हम कहेंगे इट्स अ लाइव शो, लेकिन एक चीज होती है रिकॉर्डेड शो। जब रिकॉर्डेड शो की हम बात करते हैं तो उसमें जो गेस्ट है और जो होस्ट है, जो टीम है, इन सब पे ये जिम्मेदारी आयद होती है। अगर ऐसी कोई बात हो गई जिससे आपको लगता है, आपको खदशा है कि ऐसा कोई इंतशार आ सकता है, पैदा हो सकता है, सो थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप एक बार उसको रीचेक कर लें, उस गेस्ट से ही दोबारा पूछ लें कि ये बात इस तरह है क्या, मैं लगा दूं। और गेस्ट की भी जिम्मेदारी है, गेस्ट उनको बताए कि ये ना लगाएं। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ जरा मसला और है, वायरल होना अगर होता है गेस्ट जी। बता भी दे सबीन कि ये कंटेंट प्लीज कहते हैं ना अब तो अपलोड करें। रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, मेरे साथ इनफैक्ट यस, ऐसा आपके हुआ साथ है, हुआ था मेरे ये। साथ एग्जैक्टली ऐसा हुआ है कि मैंने मना किया, और मुझे ये बात कही गई कि इस चैनल की बात नहीं करी, मैं एक और चैनल पे मेरी गेस्ट अपीयरेंस थी, मैं उसकी बात करी हूँ। वहाँ पर मेरे साथ एग्जैक्टली ये हुआ कि क्योंकि आप उस टाइम पे बात कर जाते हैं, और वो बात मैंने नहीं की थी, बट शो में किसी थर्ड कॉमेडियन ने वो बात की थी। सो मैंने मना किया कि आपने उसकी वो बात नहीं लगानी, क्योंकि वो बात मेरे इंटरव्यू में है, यस, वो मैंने नहीं कही थी। लेकिन वो मेरे इंटरव्यू में, आप उसको नहीं कहेंगे क्योंकि वो हिट मुझे कर रही है, और आई एम नॉट हैप्पी विद दैट स्टेटमेंट, तो आप उसको मत लगाएं। तो मुझे कहा गया कि आप बेफिक्र हो जाए, वो नहीं लगेगा। बट वो इंटरव्यू जब ऑन एयर हुआ तो उसमें मतलब जो चीज़ मैं नहीं चाहती थी कि हो, वो चीज़ थी। सो आई थिंक इस तरह से हम सबको ख्याल करना चाहिए। और बाकी आप वायरल होने के चक्कर में ना,
इस तरीके से करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका 2 दिन का फेम होता है, लेकिन जो रेपुटेशन होती है वो आपके चैनल की, यूट्यूब चैनल है आपका, टीवी चैनल है आपका, वो ज़्यादा डैमेज होती है। बिकॉज कैसा कंटेंट अपलोड हो रहा है, आपका क्वालिटी कंट्रोल क्या है, आपका कंटेंट कौन देख रहा है, सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और आपके चैनल की परसेप्शन बनती है। सो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, तो ख्याल रखें। अच्छा नहीं, चैनल जो आप भी तो बात लगा करें, रहे होते हैं। आप एक और चीज़ भी जहाँ पे जिक्र ज़रूर करना चाहेंगे, वो ये कि किस तरीके से कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती हैं with the captions and with the thumbnails. with the captions and thumbnails at the same time। जिस तरीके के इंकशाफात किए जाते हैं हमारी फीमेल एक्ट्रेसेस के बारे में, मुझे लगता है इस बारे में भी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हमारी एक्ट्रेस जो है सबा कमर, उनके बारे में किसी ने मैं उन साहब का नाम दे लूँगी, आई डोंट वांट टू प्रमोट हिम एट ऑल, और उन्होंने बहुत अजीब बातें जो हैं उनके बारे में कही हैं, एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज सबा ने भी उसको रिस्पॉन्ड किया और सबा ने उस पर बताया कि ये सब तो हुआ ही नहीं है कभी, एंड आई एम हैप्पी। जिस जगह पे रहने की आप बात करें वहां में कभी रही ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट जाऊंगी। एग्जैक्टली मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि लीगल एक्शन लेने की उन्होंने बात की, क्योंकि जब तक हम ऐसे लोगों को कॉल आउट नहीं करेंगे, हम इनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो किसी के बारे में कोई भी बात कर देगा, किसी की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है आपकी किसी भी चीज़ से। और इनफैक्ट ये तो चले एक ऐसी चीज़ थी जो फेक थी, किसी का अगर पास्ट है भी, वो मेल या फीमेल, ये कौन सा तरीका है कि आप उस पास्ट में जाएं, वहाँ से एविडेंसेस करें, जमा करें, उसके बाद आप उसको सोशल मीडिया पे शाये कर दें, और उसके बाद जाहिर है वो चीज़ें वायरल होना शुरू हो जाती हैं। किसी का प्रेजेंट होता है, किसी का फ्यूचर होता है, किसी की रेपुटेशन होती है। मुझे लगता है इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, जिम्मेदारी हम सब पे आयद होती है, और ये दुनिया मकाफाती अमल है, ये हम सबको भूलना नहीं। जो आप करेंगे वही आपके सामने आएगा। बिल्कुल, सो वो करें जो आप चाहते हैं आपके सामने आए। एनीवेज हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में एक सैशे डलता है। एक मग में एक शाही डलता है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ, काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन फिर स्पंज। एंग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर? क्रेजी फॉर कुरकुरे। रंग बिरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश। रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो, पधारो मार देश। केसरिया बाल वो जेब
Let's get digital with Zong 4G. वेलकम बैक। ज़िंदगी एक सफ़र है और जहद मुसलसल का नाम भी है। हम अक्सर लोगों की कामयाबी को जब देखते हैं या सराहते हैं तो हम उस सफ़र को शायद भूल जाते हैं। उसका आगाज़ कैसे हुआ था, उसमें चैलेंजेस क्या थे, उस पर बात नहीं होती। आज एक ऐसी कहानी आपसे हम शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम उनका तारुफ़ कराएं, उनकी ज़िंदगी से मुतालिक बात करें, उस सफ़र की बात करें जो कि स्टार्ट 2009 में हुआ था और आज जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन वो जो आगाज़ था और जो उनका अंदाज़ था उस वक्त भी कितने एंथुसियास्टिक थे, एक झलक आपको दिखाते हैं और फिर आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। खालिद बिन वलीद के अलगार बनकर निकलूं तो हाँ, मैं दहशतगर्दी के ये हालात बदल सकता हूँ। अगर मैं आज अपने अंदर हजरत फारूक वाला जज्बा पैदा करूँ तो सदर जीत में ये हालात बदल सकता हूँ। अगर मैं उन्हीं की तरह अब्दुल सैफ का बोलबाला करूँ और जुल्म को मिटा दूँ तो अमल के मुकाबले में रद्द-ए-अमल का तस्वर खत्म हो जाएगा। तब हालात मेरी काबू में होंगे और मैं कह सकूंगा, लो तुम भी सुनो, हर एक सुने। एक बात सुनाने आया हूँ, एक बात सुनाने आया हूँ। मैं फिर से मामूले को लेकर शाही से लड़ाने आया हूँ। जमहूर के हुनी नायक से रंगी है जिनकी दीवारें, मैं उन शाही दीवानों की दीवार गिराने आया हूँ। इस दौर रस्म के महफिल में हक कहने का दस्तूर नहीं, मैं दस्तूर को बदलूंगा। ये बात बताने आया हूँ जनाब वाला। इंशाअल्लाह हम अपना आप बनवा के रहेंगे क्योंकि मैं पाकिस्तानी बच्चा हूँ। क्या बात है जी, मैं पाकिस्तानी बच्चा हूँ। और हम बात करें शाह फैसल की, जिनका ताल्लुक मर्दान से है। ये उस टाइम की स्पीच है ख़वातीन हज़रात, जब इनको उर्दू नहीं आती थी और ये स्पीच इन्होंने बहुत अच्छे से याद की थी, इसका मतलब समझा था और उसके बाद इन्होंने ये परफॉर्म की थी इतने बड़े लेवल पे। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात होती है एक छोटे से बच्चे के लिए कि इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर आए। सो आपने ज़िंदगी की बात की ना शुएब, के सफ़र है ज़िंदगी और इसमें आगे बढ़ना है हम सबको। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके से इसको गुजारना है। शाह फैसल की कहानी भी कुछ ऐसी है। पाकिस्तान स्वीट होम ऑर्फनेज, जिसका हम सबको पता है और बहुत सारे बच्चों के लिए वो एक घर है और घर रहा है और इनफैक्ट जो वहाँ से ग्रेजुएट कर भी गए, इस वक्त अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने करियर में हैं, उनके लिए आज भी वो होम स्वीट होम ही है। सो ये वहीं से शाह फैसल की कहानी शुरू होती है कि बहुत छोटी उम्र में ये पाकिस्तान स्वीट होम आए, वहाँ पर जो है रिहाइश पजीर हुए, वहीं पर इन्होंने स्कूल अटेंड किया, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और आज जो है वो खुद लेक्चरर के तौर पर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। सो आई थिंक ये कितनी एक ज़बरदस्त कहानी है जिसका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। मिडवेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बतौर लेक्चरर आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो ज़ाहिर BS इंग्लिश कर चुके कायद अज़मी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। सो शाह फैसल को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह, ठीक है। आज जब आपने ये स्पीच देखी 2010 की थी, जी, क्या महसूस हुआ? सर महसूस तो मुझे बहुत ज़्यादा आई एम लाइक ओवरवेलम्ड जो मैंने अपनी स्पीच देखी। और तब भी मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो प्लेटफॉर्म था ना वो PTV का था, जिस पे मैंने ये जो स्पीच थी ये शाये हुई, जो सारा प्रोग्राम था। और अभी भी मैं PTV पे ही बैठा हुआ हूँ। तो जो जर्नी है वो तो मेरी आंखों के सामने है और PTV ने ही इसको ब्रॉडकास्ट किया मुख्तलिफ लोगों के सामने। तो लाइक आई एम ओवरवेलम्ड टू सी लाइक हाउ मच हैव आई ग्रोन एंड हाउ मच हैव आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ इन ऑर्डर टू। आप थोड़ा बताएं कि यहाँ तक पहुँचना, लेक्चरर दैट टू एट अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, मिडवेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कैसा महसूस करते हैं? सर असल में बात यह है कि सारी जो ग्रूमिंग है ना मेरी, सारी जो जितनी स्ट्रेंथ है, जितना कॉन्फिडेंस है, दिस क्रेडिट गोज़ टू आर पापा जानी मिस्टर ज़मरुद खान एंड पाकिस्तान स्वीट होम। क्योंकि जिधर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इट वाज स्वीट होम एंड टिल नाउ स्वीट होम इज़ विद मी। लाइक दे आर गाइडिंग अस, दे आर प्रोवाइडिंग अस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, फॉर प्रोडक्शन। तो जो हमारी जर्नी है इसके पीछे सारा का सारा जो हाथ है वो असल में स्वीट होम का है।
बिल्कुल। और ऑब्वियसली वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई और उसके बाद आप यहाँ तक आज पहुँचे, वो कॉन्फिडेंस आपको ज़रूर मिलता है। शाह फैसल, मैंने आपको बहुत छोटे होते हुए देखा, अभी ये आपको बहुत बड़े लग रहे हैं, बट ही इज़ मतलब ये अभी बहुत यंग है। आपकी एज क्या है? मैम 22 है। 22 ईयर्स इनकी एज है। और शाह फैसल की अगर मैं बात करूँ तो जब स्कूल में थे पाकिस्तान स्वीट होम में, तो वहाँ पर इनको पढ़ाने का मुझे मौका मिला था। और आज टीचर और स्टूडेंट आमने सामने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो बात कर रहे हैं ना, मैंने इनको लिटरली एक वो जो शाय एक बच्चा होता है ना, उससे मैंने इनको एक कॉन्फिडेंट एक जेंटलमैन बनते हुए देखा है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल। और छोटी छोटी चीज़ों में इसमें पार्टिसिपेट करना, पीछे ना हटना, कॉन्फिडेंस रखना, सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है। मैम, इसी तरह है जितने भी हमारे मेंटोर्स गुजरे हैं ना, जैसे आप टीचर्स थी हमारी, इस तरह हमारे अलावा जो आपके अलावा जितनी बाकी भी हमारी टीचर्स थी, उन्होंने भी हमें साथ साथ यही सिखाया कि जो है ना आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, इंसान में कॉन्फिडेंस होना चाहिए आगे बढ़ने का, और मौके मिलते रहते हैं इंसान को आगे बढ़ने के। ये नहीं कि आप शाय फील करें, यू आर टिमिड एंड यू आर एट द बैक, ट्राई टू मूव फॉरवर्ड, और फिर आप आगे जाते रहते हैं। यू स्ट्राइव एंड यू सक्सीड। एब्सोल्युटली। सबीन कैसी टीचर थी? she was an excellent teacher, no doubt. सख्त तो नहीं थी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हम लोग तो इवन कहते थे कि मैम सबीन गुस्सा करती ही नहीं है। एक मरतबा मैम ने हमें डांटा, तो लाइक वी वर किस बात पे डांट पड़ी थी? वी वर लेट फॉर द क्लास एक्चुअली। सो मैम ने हमें डांटा एंड वी वर ऑल शॉक्ड के पूरे प्रोग्राम में मैम सबीन ने हमें कभी नहीं डांटा, आज मैम को गुस्सा होगी, यानी हमारी ही गलती है, क्योंकि मेरिट पे डांट पड़ी थी कि मैम ने कभी डांटा नहीं है, आज मैम ने डांटा है, तो गलती हमारी ही है। अच्छा, वो एक बेसिकली वो प्रॉपर वाली पढ़ाना तो था नहीं लेक्चर, वो तो एक डिफरेंट एक ग्रूमिंग की क्लासेस होती थी, और इंग्लिश की क्लासेस होती थी, ग्रूमिंग की क्लासेस होती थी। तो ऑब्वियसली वो एक बड़े एक फन, हम वैसे म्यूजिक के थ्रू सीख रहे होते थे, तो वो एक बड़ा डिफरेंट सा कोर्स था। सो उसमें वैसे ही गुस्सा वैसे ही नहीं आ रहा होता, लेकिन ये लोग बहुत शरारती थे, मुझे भी याद है, मुझे बहुत तंग करते थे, सारे बच्चे मिल के मुझे तंग करते थे। अच्छा शाह फैसल, अपनी कहानी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मर्दान से कब आए, कितनी उम्र में, क्या हालात थे, अगर आप कंफर्टेबल हैं शेयर करने में हमारे साथ, किन हालात ने आपको मजबूर किया कि आप मर्दान छोड़े और फिर आप इस्लामाबाद की तरफ आए, पाकिस्तान स्वीट होम में आए, और उसके बाद थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में। मैम सबसे पहले आपने बात की ना, इफ आई एम कंफर्टेबल, तो मैम आई वुड टेल माय जर्नी इन ऑर्डर टू इनकरेज पीपल लाइक मी एंड इन ऑर्डर टू इनकरेज द मैसेज अबाउट स्टोरीज। अब मैम मेरी जो स्टोरी है ना, इसका शुरुआत हुआ व्हेन माय फादर डाइड। सो माय फादर डाइड जस्ट 6 months आफ्टर आई वाज बोर्न, and then like we were 10 siblings in total, and like you know the condition in our house was like not that fine. So then I got admitted to a government school there in Mardan, and I studied there I think 1 or 2 classes at like the very beginning, and then the team of Pakistan Youth Home, they approached our school actually. वो वहाँ आए, फिर उन्होंने हमारे registrations वगैरह की, 1-2 दिन registrations हुई, then like the consent was signed by my guardian, my elder brother, and then I was brought to Pakistan Youth Home. अब जब शुरू की जो मैम लाइफ थी ना, उसमें like I had not got the concept of hostel, and boys like me, we had not got the concept of this hostel. So then there we were on a training like for a month in Islamabad here, कि हम लोग ये जो concept है ना हॉस्टल में रहने का, अपने साथ के बाकी लड़कों के साथ रहने का, कि आपने किस वक्त खाना खाना है, किस वक्त आपकी ट्यूशन की क्लासेस होंगी, किस वक्त कारी आएंगी आपको पढ़ाने के लिए. So we got this in a month. लेकिन it was very difficult. मतलब जो हमारा हॉस्टल का स्टाफ था, they did everything to बदलती दुनिया में आज का पाकिस्तान, ताकत के बदलते मराकज़, पाकिस्तान के नए फैसले, आलमी मंजरनामा बदल रहा है. क्या पाकिस्तान तैयार है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बात होगी पाकिस्तान से लेकर दुनिया के हालात की, जहां सिर्फ आवाज नहीं दलील होगी. दिस इज वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल.
सच से बड़ी ताकत कोई नहीं, मगर ये हकीकत सामने लाएगा कौन? हर हेडलाइन के पीछे होती है एक अनकही कहानी। तहकीक और तस्दीक के बगैर ये कहानी अनसुनी रह जाती है। हर खबर की सच्चाई जानने के लिए, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की वबा से बचने के लिए बाखबर रहें, बाअसर रहें। न्यूज लाइन विद डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान, ओनली ऑन PTV न्यूज। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में जाकर सबसे कह दो कि आज के बाद बाबा अरूज की ये शमशीर तमाम मजलूमों की हिफाजत करेगी अलजायर में। मैं तुम्हें आज के बाद डॉन डिएगो के साथ साथ हमारी दुश्मनी तुमसे भी है। इससे पहले कि वो हमें खत्म कर दे, मैं उनका काम तमाम कर दूंगा। खामोश! हमारे सबसे बड़े दुश्मन बारबरोसा। आज हमारे तमाम जहाज समंदर के अजदहे और हर बहादुर समंदर का शेर होगा। हमला करने का वक्त आ चुका है। नाम खिज़र और लक़ब खैरुद्दीन। अब शमशीर बहर भी हमारे हमरा है। दास्तान तो अब शुरू होगी। बिस्मिल्लाह हमला! अच्छा ना बताएं, नजर लग जाती है। 60 लाख दूंगा, इसमें डॉलर भी है। कोई अपना घर है यहाँ पे, मेरा मतलब कोई गैर महफूज नहीं है ये जेवर। मनूर चल तू अपना फोन अपने पास रख, ये भी रख। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की तो हम कहते हैं जो इस्लामाबाद है ना, इस्लामाबाद में रौनक नहीं होती। ये कहने वाले तो ज़रा हो जाए ना होशियार, और हर मर्तबा उनके गिले दूर करने की कोशिश की जाती है कि नहीं इस्लामाबाद कहते हैं इस्लामाबाद की अपनी कोई सकाफत नहीं है, लेकिन सारी सकाफतें यहाँ आकर जुड़ जाती हैं। सही बात है। हम बात करें लोक मेले की, जो लोक विरसा में हर साल सजता है, इस साल भी सजने को तैयार है। जस्ट इन फ्यू डेज 7 नवंबर को ये सज जाएगा और ये 10 दिन का जो एक मेला सजेगा जिसमें पूरे पाकिस्तान की सकाफत, रंग, लोग, खाने, दस्तकारियाँ, सब कुछ आपको यहाँ पे नजर आएगा। प्लस पवेलियंस के अलावा वो जो हर रात मुख्तस कर दी जाती है ना, अच्छा ये KP नाइट है, ये सिंध का लोक मेले के में जो रंग होगा उसमें जो उसका म्यूजिक होगा। और अच्छा इस मेले की कामयाबी क्या होती है? जब आप जाते हैं वहाँ पर, यकीन जाने जब आप स्पेशली वीकेंड्स में आप जब विजिट कर रहे होते हैं तो आपको पार्किंग की जगह नहीं मिल रही होती। पार्किंग के लिए भी आपको एक टाइम पर आना पड़ता है और उसके बाद आपको जो है एक लाइन में लगना और जाना है। ये मुझे खुशी हो रही है बताते हुए। उसकी वजह यह है कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं
और ये इतना वेल मैनेज्ड होता है कि लोग फैमिलीज के साथ आते हैं। आप जब एंटर होते हैं लोक मेला में तो आपको एक फैमिली वाली फीलिंग आती है और लोग अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को लेकर वहाँ पर आए हुए होते हैं और वहाँ पर महसूस हो रहे होते हैं और हम अपनी सकाफत अपने बच्चों को बता रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज हम इस पर बात भी करेंगे, उसकी तैयारी से मुतालिक जिक्र होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोक विरसा डॉक्टर वकार सलीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। सो गुड टू हैव यू सर। कैसी तैयारी चल रही है? बहुत मज़ेदार, बड़ी एंथुजियास्टिक और बड़ी ही एनर्जी से भरपूर तैयारी चल रही है। ओके। और इस वक्त जितने भी सूबे हैं वो हमारे प्रेमिसेस पे आ गए हैं, पेविलियंस जो है वो लगना शुरू हो गए हैं। ओके। इसके साथ जो बाकी सेक्टर्स हैं वहाँ पे भी काम जारी है। और इस दफ़ा मज़ेदार बात यह है कि हमारी जो बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत अच्छी है। ओके। CDA है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, पुलिस है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, वर्क्स है, सभी के साथ हम बड़ा प्रोएक्टिवली जो है वो काम कर रहे हैं और वो भी बड़ा एंथुजियास्टिकली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमारी चीज़ों को। अभी आपने पार्किंग का जिक्र किया कि पार्किंग जो है वो बड़ी चोक्ड होती है और वो एक अच्छी बात भी है कि रश होता है बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा उसको भी हम स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं और इस दफ़ा जब लोग आएंगे तो उनको एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा, बड़ा स्मूथ और एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा पार्किंग। वकार साहब, इस पर डिफरेंट क्या होगा? इस बार डिफरेंट जो है वो हम बेसिकली हमारा इस दफ़ा फोकस जो है वो नेशनल कोहेजन के ऊपर है और हम हमारा इस दफ़ा का स्लोगन भी है यकजहती के रंग लोक विरसा के संग। तो इस दफ़ा आपको कुछ जो पेविलियंस हैं उसकी जो आउटलुक है बहुत फ़र्क मिलेगी। आपको इस दफ़ा डिजिटल स्क्रीन्स जो है वो ज़्यादा मिलेंगी। आपको इस दफ़ा मेले के अंदर सेफ्टी और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा आपको इम्प्रूव मिलेंगी। हम इसको अभी ग्रेजुअली जो है वो हम इसको बैनुल अक़वामी सतह का मेला जो है वो इस तरह उस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम उसमें कामयाब होंगे। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा इसको इलैबोरेट कीजिएगा जो आप इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल में इस दफ़ा एक तो सबसे बढ़ के इंटरनेशनल पवेलियन है जिसमें मुख्तलिफ जो एम्बेसीज हैं वो अपने स्टॉल्स लगा रही हैं। हाँ, लेकिन इस दफ़ा उसको हम फर्दर इम्प्रूव कर रहे हैं, एक बड़े लेवल के ऊपर जा रहे हैं। इस दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि लास्ट टाइम नहीं थी इस दफ़ा आपको उसमें नज़र आएंगी, जिसमें स्पेशली इस दफ़ा हम फूड लेकर के आ रहे हैं तो क्या आपको वो फूड मिलेगी तो वो आपके लिए एक मज़ेदार एक्सपीरियंस होगा। फिर इसके साथ जो हमारी 2 डिफरेंट नाइट्स हैं जो कि हट के हैं सूबों की नाइट्स है, उसमें आपको इस दफ़ा बहुत फ़र्क चीज़ें मिलेंगी। वो क्या है? वो तो सरप्राइज है। अच्छा जी। अच्छा, वो इंटरनेशनल पवेलियन के मद्देनजर ही है? इंटरनेशनल पवेलियन के मद्देनजर भी हो सकता है और इसके अलावा अगर वो हमारा पाकिस्तानी भी हुआ तो इस दफ़ा हम थोड़ा सा फ़र्क करने जा रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे, सरप्राइज रखा हुआ है। जी, तो थोड़ा सा रन डाउन तो शेयर करें ना हमारे साथ। इस दफ़ा मैं आपसे स्केड्यूल शेयर करता हूँ ताकि आप स्क्रीन पे वो पॉपअप भी कर दें मेला जो नाइट्स हैं उनका। 8 से 7 से मेला शुरू हो रहा है, 7 को इनॉग्रल है, उसके बाद 8 को सूबों की जो नाइट्स हैं वो शुरू हो जाएंगी। फिर 10 और 11 जो है वो लोक विरसा उसको करेगा। उसके बाद फिर लास्ट जो क्लोजिंग है वो भी लोक विरसा कर रहा होगा। बाकी सब सूबे जो है वो उन्होंने ले लिया हुआ है, अपनी नाइट्स ले लिया। जिस तरह हम हर दफ़ा देखते हैं कि एक स्पेसिफिक जगह केपी पवेलियन की, स्पेसिफिक सिंध की, उसी तरह से ही डिज़ाइंड है, क्यूरेशन उसी तरह से है? जी जी बिल्कुल। वो चूँकि ये जगह मुख्तस ही मेला के लिए है और उस जगह को भी मेला ग्राउंड ही कहते हैं, तो वहाँ पे जो सूबों की जगह वो मुख्तस हैं, उनका तयन हुआ हुआ है और आपकी कॉग्निटिव रजिस्ट्री में भी वो उसी तरह मौजूद है। तो वंस यू विल कम टू लोक विरसा आपको नजर आएगा कि एग्जैक्ट उसी जगह पे वो पवेलियन है, लेकिन पवेलियन की आउटलुक इस दफ़ा आपको बहुत फ़र्क मिलेंगी। अच्छा, चलिए ये वाकई आपने ठीक बात की कि वो जब आप एंटर होते हैं ना तो एकदम चेंज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ढूंढते रहे कौन सा पवेलियन किधर। मुझे लगता है अब तो इस्लामाबाद वालों को याद हो गया है कि किस जगह पर कौन सा पवेलियन मौजूद है। उसकी वजह है ना कि 1981 से ये मेला जो है वो इस्लामाबाद में सज रहा है और लोक विरसा ने कोशिश ये की है कि पाकिस्तान की जो मुतनव्वे सकाफ़त है उसको ज़िंदा भी रखा जाए, उसको जो हमारी नई नस्ल है उसके साथ जोड़ के भी रखा जाए और जो नई नस्ल है उसको गुज़श्ता से पेवस्ता रखा जाए। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये इस मेले ने बड़ी खूबसूरती से 1981 से की हैं। इस वजह से तो ये भी एक बड़ी कामयाबी है इसकी कि लोगों के कॉग्निशन में ये चीज़ रजिस्टर हो गई है कि ये सूबा जो है वो यहाँ पे होगा। वेरी ट्रू। अच्छा, जो भी लोग जो हैंडीक्राफ्ट से मुंसलिक होते हैं, क्या उनका इस मेले में शमूलियत का एक जो तरीक़ेकार है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अपने सूबों के पवेलियंस के साथ ही है, उसी के थ्रू आ सकते हैं? जी बिल्कुल,
ये 18वीं तरमीम के बाद चूंकि ये कल्चर का सब्जेक्ट डिवॉल्व हो गया, तो अब सूबे जो हैं वो अपने कल्चरल और जो जियोग्राफिकल रीजन्स हैं उनसे आर्टिजन्स जो है उनका इंतखाब करते हैं। तो हर सूबे का अपना एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया की बेसिस पे वो आर्टिजन्स की शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं और उसके बाद फिर उनको लोक विरसा में लेके आते हैं। इसके अलावा लोक विरसा में एक कुछ ऐसी जगह हैं जो कि जिनको हम कमर्शियल स्पेसेस बोलते हैं, तो अगर कोई आर्टिजन चाहता है तो वो जगह खरीद सकता है और वहाँ पे अपना स्टॉल लगा सकता है। एक चीज़ जो हम थोड़े अरसे से महसूस की, यानी कई सालों से जब से हम देख रहे हैं इस मेले को, स्पेसिफिक आर्टिस्ट लाजमी होते हैं। ठीक है, कुछ नए भी आते हैं, कुछ हमें नज़र नहीं भी आते, बट कुछ स्पेसिफिक लाजमी नज़र आते हैं। क्या वो पहचान बन चुके हैं अपने अपने पवेलियन की, इस वजह से लाजमी होते हैं? असल में देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो लोक फनकार हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से कुछ तो ऐसे लोक फनकार हैं जो कि लाजमी जुज़्व हैं मेले का। इस वजह से कोशिश हमेशा यही की जाती है कि वो लोक फनकार जो हैं वो उस मेले का हिस्सा रहें। जिस तरह अब हम फजल जट थिएटर जो है वो आपको अक्सर नज़र आएगा, लेकिन इस दफ़ा आपको जो फजल जट थिएटर नज़र आएगा वो फ़र्क होगा। इस दफ़ा आपको फजल जट थिएटर नज़र आएगा बाकायदा, जिसके अंदर पाकिस्तान की जो लोक दास्तानें हैं उनकी थिएट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसी तरह पुतली तमाशा है जो कि अब कार्टून उसको जो है वो रिप्लेस कर चुके हैं, तो अब वो पुतली तमाशा चूँकि एक डाइंग क्राफ्ट है, तो उस क्राफ्ट से जो मुंसलिक लोग हैं वो कम हैं, तो इसलिए आपको वो नज़र आएंगे। इसी तरह कुछ ऐसी हम उसको कहते हैं कि चूँकि हमारा काम क्राफ्ट्स की और आर्ट्स की प्रिजर्वेशन भी है, तो ये उसके प्रिजर्वेशन के मैंडेट के अंदर फॉल करता है कि जो भी ऐसा क्राफ्ट या ऐसी स्किल जो कि डाई डाउन हो रही हो, उसको हम मेले में इसीलिए लाते हैं बार बार कि लोगों के जहनों में वो जिंदा रहे और उसके साथ जो मुंसलिक इकोसिस्टम है वो भी जिंदा रहे। अभी जिस तरह आप देखें कि लोक विरसा का जो एम्बलम है वो एक गुग्गू घोड़ा है, अब वो उसको बनाने वाले जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। अभी पंजाब के अंदर एक बहुत ही रिमोट एरिया में एक ही फैमिली है जो बनाती है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उस फैमिली को ले आए ताकि बच्चों के वो खिलौने जो कि उस वक्त बनते थे वो आज के बच्चे तो ज़रूर देखें, जो कि आज मोबाइल के अंदर गेम्स खेलते हैं या आज के बच्चों को लबूबू एक ठीक है, लबूबू तो वो ट्रेंड चल बड़ा है। मैं तो इस बात पे भी खुश हूँ कि चलें कोई तो टॉय है, कोई तो ऐसी चीज़ है जो कि उनकी मेमोरी में रहेगी जब वो बड़े होंगे। कहाँ आज के बच्चे वो पानी वाली कश्ती के साथ खेले हैं जो हम खेला करते थे और हम इंतज़ार करते थे कि अच्छा अब्बा जाएंगे मार्केट तो सबसे पहली चीज़ वो, और फिर बर्थडे गिफ्ट्स होते थे। तो ये आपकी मेमोरीज होती हैं जो आपकी फैमिली के साथ भी आपको कनेक्ट करती हैं और आपको अपने साथ भी आपका बचपना आपको याद रहता है। सो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी से निकाल के अपने बच्चों को लेकर आएँ, इस मेले में लेकर आएँ, और बहुत सारी फैमिलीज लेकर भी आती हैं, लेकिन मजीद लेके आएँ ताकि आपके बच्चे हमने अपने तमाम सूबों को पहचाने, वहाँ की सकाफत को पहचाने। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लोक विरसा का अब ये भी तो एक कामयाबी है ना कि जो मिलेनियल्स हैं, जेन जी है, जेन अल्फा है, उनको हम अपनी जो भी सकाफत है और जो रिवायत है उससे जोड़ के रखे हुए हैं, और इससे आपको एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है वो भी आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है कि वी हैव अ ट्रेडिशन, और उसकी बेसिस के ऊपर हम जो हैं आज हैं। तो इस वजह से आप को ये नज़र आएगा लोक विरसा के मेले के अंदर कि लोक विरसा जो है वो पाकिस्तान की जो मुतनव्वे सकाफत है उसकी तमाम जहतों को ना सिर्फ ज़िंदा रखे हुए है बल्कि लोगों तक पहुँचा भी रहा है। सर आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, हम जब भी आपसे गुफ्तगू होती है हम दोनों ये बात कर रहे होते हैं माशाल्लाह। अब मुझे ये बताएं कि जब म्यूज़िक की हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे नाम जो आप ले सकें कि आपने अपने सूबों से नुमाइंदगी के लिए वो यहाँ पर मौजूद होंगे। इस वक्त सूबों के सब जो बड़े नाम हैं, स्पेशली लोक जो फनकार हैं, चूँकि ये लोक सकाफत है और लोक सकाफत उसकी एक स्पेसिफिक नीश है, बिल्कुल ठीक, तो वो उससे मुंसलिक जो फनकार हैं वो सभी जो है वो ऑलमोस्ट आपको नज़र आएंगे। नाम मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि कंफर्मेशन सरप्राइज भी है और कुछ आपको पता है एंड टाइम कंफर्मेशन भी आ रही होती है। एग्जैक्टली, तो वो हम आपसे शेयर कर देंगे और आप बेशक लोगों तक पहुंचाएं कि ये लोग जो है वो आ रहे हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आप लोग साथ साथ स्केड्यूल भी अपलोड करते हैं, वो हमारा अपलोड हो भी रहा है होते हैं। वका साहब, सबसे ज्यादा लोग क्या एंजॉय करते हैं आपकी नजर में? मैनेजमेंट सबसे ज्यादा फोकस मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वो सिर्फ खाने हैं या फिर क्राफ्ट्स में भी उतना इंटरेस्ट ले रहे होते हैं? आप लोगों की मैनेजमेंट को क्या लगता है किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस हो? हमें तो ये
जो लगता है कि ज़्यादातर लोग जो है वो खानों के साथ म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं। जब आप खाने और म्यूज़िक को जो आपस में जोड़ देते हैं ना, तो वो कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि मेरा ख्याल है आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉम्बिनेशन है। और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली और इस्लामाबाद के अंदर पर्टिकुलरली आप देखें तो ऐसे बहुत कम मौके हैं जिसके अंदर लोग आएँ और फूड के साथ फोक जो ट्यून्स हैं उनको एंजॉय करें। तो लोक विरसा के अंदर अब लोक मेला जो है, हमसे लोग मिलते हैं तो मुझसे यही पूछते हैं लोक विरसा कब लग रहा है। तो अब लोक विरसा जो है वो रजिस्टर हो गया है लोक मेला के ब्रांड के साथ। तो इस वजह से हमें जो सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है वो म्यूज़िक के ऊपर फोकस करना पड़ता है। और हम ये देखते हैं कि हमारे जो डिफरेंट इलाकों से आए डांस ग्रुप्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं प्लस हमारी जो फूड है उसको लोग बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं। बाकी आर्टिजन्स जो कि पूरा दिन मौजूद रहते हैं तो लोग उनको पीरियडिकली विजिट करते रहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो मैंने देखा है कि वो उनका बजट होता है कि वो इसके अंदर आर्टिजन से उन्होंने शॉपिंग करनी होती है और वो पूरे साल वेट करते हैं कि आर्टिजन्स दूर दराज इलाकों से हैंडीक्राफ्ट्स लेकर के आएंगे और फिर वो ख़रीदेंगे। तो मतलब सभी पे फोकस होता है लेकिन फूड पे और साथ म्यूजिक इन पे तो बहुत ज़्यादा होता है। जी हमें ख्याल आपका केपी पवेलियन फेवरेट है श्रिप का। मुझे वो खाने की बात जहाँ पर हो तो वहाँ पर वैसे वो सारे सूबों के खाने जबरदस्त होते हैं लेकिन आपका पर्सनल फेवरेट इस मामले में दो, एक गिलगित मुझे वहाँ के खाने बहुत ज्यादा मजे के लगते हैं और एक फिर केपी। अच्छा ओके चलेंगे, अच्छी बात है। मुझे तो पंजाब के खाने में बड़े अच्छे मतलब मेरी भी चॉइस है ना, हर किसी की भी चॉइस हो सकती है। आपकी चॉइस है, मेरी चॉइस की बात करें तो मुझे पंजाब का भी इक्वली उसमें सरसों का साग जिस तरह से मिलता है और वो मकई की रोटी वो भी बड़े मजे की लगती है। एग्जैक्टली बलूचिस्तान की अगर बात करें वहाँ कितनी जबरदस्त सज्जी होती है, सज्जी के लिए लाइंस लगी हुई होती है। खड्डी कबाब बहुत अच्छा होता है। मुझे बहुत लिस्ट याद आना शुरू हो गई। अच्छा कश्मीर के स्टॉल की बात करें वो इतना ज़बरदस्त होता है, वहाँ पर आपको कुलचे मिलते हैं, कश्मीरी चाय मिलती है और स्पेशली दाल चावल बड़े फेमस हैं। तो दाल चावल तो वैसे हम तो जब भी जाते हैं क्योंकि हम हमेशा उसको कवर भी करते हैं, सो जब हम कवरेज के लिए भी जाते हैं तो वी मेक श्योर कि हम जिस स्टॉल पे कवरेज के लिए जा रहे हैं तो उस लिहाज से हम खाना खाते हैं। बल्कि मुझे याद आ गया सिंध पवेलियन में एक मिठाई थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, वो बहुत मजे की मिठाई थी, हलवा था। मावा एब्सोल्युटली वो बहुत जबरदस्त, दो तरह का था मुझे याद है, दो कलर्स में था, बहुत मजे का था। बिजनेस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ तखमीना भी लगाया जाता है कि इतना बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोक विरसा इस मेले से? वैसे तो बिजनेस के बारे में कभी बात नहीं करते लेकिन अच्छा बिजनेस होता है। इसमें नॉर्मली जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रिटर्न हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा चूँकि कमर्शियल होता नहीं है, इसका बेसिक पर्पस प्रमोशन है, आर्ट्स क्राफ्ट्स की जी, लेकिन उसके अंदर चूँकि लोक विरसा एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो इस वजह से जितने भी पैसे लगाए जाते हैं वो लोक मेला में वापस आ जाते हैं। ओके नहीं वो आपकी पर्सपेक्टिव से तो आ जाते हैं लेकिन वो जो आर्टिजन्स भी आ रहे हैं वो भी अच्छा खासा बिजनेस तो करते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी पूरा साल वेट करते हैं, पूरा साल वेट करते हैं। और आर्टिजन्स जो है वो मेरा ख्याल है कि जब वो 10 दिनों के बाद जा रहे होते हैं तो नॉर्मली दे आर आउट ऑफ स्टॉक। अच्छा ऐसे में जो लास्ट टाइम जब हमने विजिट किया तो सऊदी अरब का वहाँ पर स्टॉल था, टर्की का स्टॉल था जो मुझे याद आता है, और भी काफी सारे स्टॉल्स वहाँ पर थे जो उज़्बेकिस्तान का भी था, इंडोनेशिया था। ओके तो हम वहाँ के खाने भी बड़ा, तो वहाँ पर जो फॉरेनर्स थे वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे उस पूरे इवेंट को। तो हमारे तो चलिए ठीक है, हम पाकिस्तानियों के तो अपने एक एहसास होते हैं हमारी सकाफत के साथ, जो फॉरेनर्स हैं वो क्या इंप्रेशन लेकर जाते हैं, उनके क्या एहसास होते हैं? लोक विरसा में जब जो लोक मेला के 10 दिन है उसमें मेरे ख्याल हज़ारों फॉरेनर्स आते हैं। इस्लामाबाद के शायद ही कोई ऐसे गैर मुल्की बाशिंदे हों जो कि लोक विरसा विज़िट नहीं करते और डिफरेंट औकात में करते हैं। और पाकिस्तान की बड़ी अच्छी एक रिप्रेजेंटेशन होती है और जब भी हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पहली दफ़ा हमने पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान की जो लोक सकाफत है, हमने उसको एक प्रेमिसेस के ऊपर इकट्ठे देख लिया। तो एक तरह से वो पाकिस्तान की सैर कर लेते हैं और वो फूड बहुत एंजॉय करते हैं, स्पेशली हर पवेलियन वो बहुत एंजॉय करते हैं तो वो उस पर बड़ा उनका फोकस होता है। और हैंडीक्राफ्ट्स जो कि बहुत कम जगह है जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इस तरह से बनती हैं, तो पाकिस्तान की हैंडीक्राफ्ट बड़ी स्पेशलाइज्ड है। तो उस पर अक्सर जो फॉरेनर्स हैं जो कि 2-3 साल से यहाँ पे स्टेशन है, उन्होंने भी बिल्कुल फोकस किया होता है कि हमने यहाँ से ये खरीदना है। तो वो एक बड़ा मज़ेदार किस्म का इंप्रेशन जो है पाकिस्तान का लेकर के जाते हैं। और पाकिस्तानियों के लिए बड़ी मज़ेदार बात होती है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी बलूचिस्तान विज़िट नहीं किया, वो सिर्फ ख़बरों में बलूचिस्तान के बारे में सुनते हैं या केपी के बारे में सुनते हैं, या केपी के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पंजाब के बारे में सिर्फ सुना होता है, उन्होंने देखा नहीं होता। तो ये बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है हर तरह के लोगों का एक दूसरे के लिए। तो वो एक बड़ा ही
पाकिस्तान में जो सकाफती यकजहती है उसके लिए बहुत एक अच्छी खुशाइंद बात है ये मेला कि लोक कि मेला आपके में सब पाकिस्तानी होते सब हैं। पाकिस्तानी होते हैं और आपके स्टीरियोटाइप्स बड़े ब्रेक होते हैं और आप एक दूसरे को बड़े करीब से देखते हैं और एक डिफरेंट एथनिसिटी का बंदा दूसरे पवेलियन जो है उसको विजिट करता है। इसी तरह फॉरेनर्स जो है, जब आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बाहर नहीं गए, तो वो जब जाते हैं और जाकर के विजिट करते हैं डिफरेंट एम्बेसीज के स्टॉल्स को, तो उनको बड़ा अच्छा जो है वो एक मैसेज भी जाता है और उनका भी दिमाग थोड़ा खुलता है। प्लस वो देख पाते हैं अच्छा वहाँ का कल्चर क्या है। जैसे सऊदी अरब की बात करें तो जिस तरह वो जो फ्लोर सेटिंग का उनका एक कॉन्सेप्ट है वो हमें नजर आता है वहाँ पे। देन टर्किश डिलाइट्स जो कि बहुत मशहूर है, बकलावा बहुत मशहूर है, तो वो आप वहाँ जाके खा भी सकते हैं अगर आप ऑथेंटिक नहीं मिला, बिकॉज़ वहाँ पे आपको ऑथेंटिक मिलेगा। ये सारी चीजें ऑथेंटिक होती हैं। इसमें आप देखें जो मजेदार बात है ना, वो आप कल्चरल जो अपनी सिमिलैरिटीज है उसको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे बलोचिस्तान के अंदर भी फ्लोर सेटिंग है, केपी में फ्लोर सेटिंग है, आप जो है वो सेंट्रल एशिया में जाएं तो आपको फ्लोर सेटिंग मिलती है। इसी तरह आप जब सऊदी अरब की फ्लोर सेटिंग देखते हैं तो आपको वो एक जो एफिनिटी है, कल्चरल एफिनिटी, वो फील होती है। इसी तरह आपको डिफरेंसेस का भी पता चलता है। तो आपकी वो जो हम जिसको मॉडर्न वर्ल्ड में कहते हैं ना म्यूचुअली पीसफुल को एग्जिस्टेंस, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक डिफरेंट कल्चर जो है उसको एक्सपीरियंस करें और आपका अगर लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं है तो इस तरह के जो मौके हैं उससे आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ज़रूर होता है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपकी सोसाइटी के अंदर इन द लॉन्ग टर्म एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करने के लिए। तो लोक मेला इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट भी है और एक माइलस्टोन भी है कि यहाँ पे लोग जब आते हैं तो वो अपने जो डिफरेंसेस हैं उसमें से निकल के और अपनी जो सिमिलैरिटीज हैं उसको चेरिश भी करते हैं और उनको समझ भी आती है कि वी आर ऑल्सो वेरी डाइवर्स एंड देन अलॉन्ग विद डाइवर्सिटी वी आर यूनाइटेड। एब्सोल्युटली। और वक्त बड़ा अच्छा रखा है ना आपने, क्योंकि आजकल दिन ऐसे हैं कि अच्छा मौसम है, इट्स अ प्लेजेंट वेदर, वो ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, गर्मी भी नहीं है, तो आप एंजॉय करेंगे। शाम में थोड़ी खुनकी होना शुरू हो जाएगी, प्लस जगह भी ऐसी है तो उसमें आप अपने हिसाब से फिर भी बड़ा मजे का मजा आता है। चाय शाय पिए, वहाँ पे सूप पिए, खाएं पिए विजिट के साथ साथ। वकास साहब, ऑल द बेस्ट फॉर द इवेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और जिन लोक फनकारों की हम बात कर रहे थे या इस लोक मेले की हम बात कर रहे थे, हम आर्टिजन्स की बात कर रहे थे, हम खानों की बात कर रहे थे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। सो लॉक योर डेट्स 7 से लेकर 16 तक। अभी से सोच लें कि कौन सा दिन आपके लिए बेहतर है। मैं दिन इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा दिन आपने वहाँ पे स्पेंड करना है एंड देन शाम भी, क्योंकि पूरा दिन लग जाता है वहाँ पे। जब आपने हर पेविलियन में जाना होता है, आपने एक्सप्लोर करना होता है उनके डिफरेंट स्टॉल्स को, कुछ खरीदारी भी आपने करनी होती है, कुछ अनप्लान खरीदारी भी हो जाती है, बिकॉज आपको इतनी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं तो आप कहते हैं आप ले लेते हैं ये। इसके साथ साथ जब हम आर्टिजन्स की बात करते हैं तो आप वहाँ जब जाएंगे वो तो देखेंगे, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जो से भी हम आपको दिखाएंगे आगे चल के। लेकिन अभी हमारे पास एक रिपोर्ट भी है। पाकिस्तान के नामवर कैलीग्राफर हैं और फाइन आर्टिस्ट हैं हनीफुल्लाह खान, अपनी मुनफरिद तर्ज़े ख़तातिर फ़नपारों की बदौलत फ़नून लतीफ़ा की दुनिया में नुमाया मकाम रखते हैं और उनका जो काम है उसमें रिवायत और जिद्दत, इसका खूबसूरत इम्तज़ाज झलकता है। ना सिर्फ उनके काम से हम कह सकते हैं ख़ताती की रूह को उन्होंने उजागर किया है, बल्कि पाकिस्तानी सकाफ़त की अक्कासी भी की है। मिलकर रिपोर्ट देखते हैं। मेरा नाम हनीफुल्लाह ख़ान है और मैंने फ़ाइन आर्ट की एजुकेशन 1982 में कंप्लीट कर ली थी। इब्तिदा में तो मैं जब 8-9 क्लास में था, 7 क्लास में था, तो स्कूल के अंदर पेंटिंग्स वगैरह करता था। स्कूल में जो बच्चे मुख्तलिफ, तो उनमें मेरी पोजीशन अच्छी होती थी। पहले आर्टिस्ट जो थे ना, जो पेंटिंग करते थे, वो ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं करते थे, वो आउटडोर पर जाके करते थे। तो मैं क्या करता था, जिनके पास ज़्यादा जाके बैठा उनमें अब्दुल हई साहब मरहूम और गालिब बाकर साहब और शेख इकबाल साहब, ये तीनों जब पेंटिंग्स करते थे तो मैं इनकी पेंटिंग्स को फॉलो करता था, क्योंकि मैं शुरू से कॉपी का मुखालिफ था। तो अपना तसव्वुर, अपना ख्याल, अपना आइडिया लाने के लिए थोड़ी स्टडी करना पड़ती है। तो सबसे पहले जो मैंने काम शुरू किया वो लैंडस्केप बनाने से शुरू किया, नेचर स्टडी से। आजकल स्टूडेंट में मैं देखता हूँ फाइन आर्ट के, वो ये सोच रहे होते हैं कहाँ से किस तरह बनाएं, आइडिया कैसे आएगा। जितने आर्टिस्ट हैं ना, अगर वो नेचर को फॉलो करना शुरू कर देंगे, नए स्टूडेंट भी, तो उनके पास ऐसे आइडियाज़ आने लगेंगे जैसे बारिश हो रही है।
क्रिएटिविटी है ना, ये एक शऊर के साथ पैदा होती है, बगैर शऊर के नहीं। अब जो मौजूदा दौर में है इसमें यह है कि वो बस एक उसने उनको बता दिया एआई ने, और उन्होंने जो है ना वही कलर वही चीज़ उसको कर दिया। वो जो फीलिंग्स थी ना, और वो जो एक अंदर एक आर्टिस्ट पूरा सोचता था, फिर उसकी फीलिंग्स हफ्तों महीनों में एक पेंटिंग बनती थी। सिर्फ 2 ही पेंटिंग्स ऐसी हैं जिसके अंदर पाकिस्तान के आर्किटेक्चर, कैलीग्राफी और मॉडर्न आर्ट तीनों को मिक्स करके बनाया। जब डिस्प्ले की तो बहुत से लोगों ने और बहुत सी गैलरीज ने इसको मानने से इसलिए इनकार कर दिया कि या तो पेंटिंग उनके नज़र में ये था एब्स्ट्रैक्ट होती है या रियलिस्टिक होती है। ये एक ही पेंटिंग के अंदर दोनों कैसे कर दी। असल बात यह है कि किसी भी कौम का रस्मुल ख़त, अब ये जो हमारे पास एक मुख्तलिफ रस्मुल ख़त है, ख़त रिक़ा है, कूफ़ी है, सुलूस हैं, 32 तक है, नस्ख़ है, वो जो रस्मुल ख़त है वो और हमारा आर्किटेक्चर और पेंटिंग, ये तीनों शो करती हैं कि इस कौम के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा शऊर है। इब्तदाई दौर में जब आर्टिस्ट काम कर रहे होते हैं ना, वो यकीनन इन सारी पेंटिंग्स को, इन सारे आर्टिस्ट को अगर स्टडी करें, बल्कि करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है ना आर्टिस्ट की जो वो बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी के अंदर कुछ इजाफा हो जाता है, उसका शऊर में इजाफा हो जाता है, उसके सोचने में इजाफा हो जाता है। तो इन सब की स्टडी करना चाहिए, लेकिन इनकी कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो है ना एशियन आर्टिस्ट हैं, तो हमारी पेंटिंग में एशियन रंग नज़र आना चाहिए। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में एक सैशे डलता है। एक मग में एक सैशे डलता है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ, काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन फिर स्पंज। एग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर एसएमएस करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। EcoStar TV, your world, your way. पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है।
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब जरा बात करते हैं खूबसूरती की, जो कि हर एक के लिए डिफरेंट है। प्लीज पीछे मत पड़ जाइएगा इस बात पे। खूबसूरती की हर शख्स खूबसूरत है। अब ये है कि हाँ, हम अक्सर ये बात कर रहे एक मिनट रुके, आपके लिए खूबसूरती क्या है? मेरे लिए खूबसूरती ये है कि आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई बीमारी है या आपकी स्किन खराब हुई है, आप उसका इलाज ना करवा रहे हो। मुझे सिर्फ ये है कि अच्छा आप कंफर्टेबल हैं जिस चीज में, खूबसूरत है, आपको अपना आप अच्छा लग रहा है, और वो हर एक के लिए डिफरेंट है। मेरे लिए खूबसूरती आपकी खुशी है। इफ यू आर हैप्पी यू आर ब्यूटीफुल। हाँ, लेकिन आप खुश तब होंगे जब आपके फेस अच्छा लग रहा है। आपके फेस पे इसका मतलब है अच्छे खुश है, कुछ सब ठीक चल रहा है ना। मेरे पर्सपेक्टिव से मतलब ये होता है कि अगर आपके फेस पे 4 पिंपल्स निकले हुए हैं तो ऑब्वियसली आप खुश नहीं होंगे। नहीं हो जाते हैं, पिंपल्स आते हैं, निशान छोड़ते हैं, मतलब खुश फिर भी रहता है, कोई इतना मसला नहीं होता। अच्छा हाँ, वो आपकी नाक पे है भी। खबरदार। आज जरा बात करेंगे कैसे खूबसूरत रह सकते हैं मजीद आप लोग, किस तरह कैसे यंग रह सकते हैं, कैसे यंग रह सकते हैं, कैसे स्किन को आप एजिंग से बचा सकते हैं। अच्छा, आप इतने जबरदस्त एस्थेटिक प्रोसीजर्स आ गए, केयर आ गई है, केयर आ गई है। अच्छा, आज ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आपके स्किन के मामले में कब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, कब आपको कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, और कब आपको एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाना चाहिए, और क्या गलतियां हैं जो कि हम बदलते मौसम में कर रहे होते हैं। किन किन चीज़ों का ख्याल रखना हमारे लिए ज़रूरी है, वो ऑयली स्किन के लिए भी, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी, एंड देन ड्राई स्किन के लिए भी। चैलेंजेस किस स्किन के लिए ज़्यादा बढ़ जाते हैं और किस तरीके से उनको घर बैठकर आप कैटर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर सफिया हबीब साहब। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैं भी बिल्कुल। आप सेट पे आई हैं, आपकी पर्सनालिटी से ना बड़ी पॉजिटिव वाइब्स माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, सो गुड टू हैव यू। और साहब, ये जो सबीन ने भी पॉइंट रेज किया, इसी से आगाज करते हैं। किसी भी सिचुएशन में ये कैसे डिसाइड होता है कि अच्छा अब मुझे कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है या एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाना है या आपके पास है जो सब कुछ है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, स्किन चूंकि बॉडी का पार्ट है और बॉडी का ही पार्ट है, उसको आपने अलहदा से कभी भी ट्रीट नहीं करना होता। ओके, सो स्किन इज की सारी हेल्थ, उसकी सारी चीज़ जो है वो आपकी इंटरनल हेल्थ से जुड़ी हुई है। इफ़ योर गट इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली, इफ़ योर किडनीज, लिवर, हार्ट सब चीज़ प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, हेल्दी है, तो आपकी स्किन हेल्थी होगी। ये नहीं हो सकता कि अंदर बीमारियों और आपकी स्किन चमके, या आप कहे कि जी इंटरनली मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ और स्किन डल हो। सो इट्स रिलेटेड टू योर इंटरनल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ और योर फिजिकल हेल्थ, जो भी हम कह सकते हैं। ठीक है, सो अगर बीमारी है, उसके ऊपर कोई इश्यूज हैं, तो आपने, चाहे आप कॉस्मेटिक को ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, चाहे आप कोई बीमारी के लिए जाना चाहते हैं, द फर्स्ट स्टॉप दैट वेयर यू शुड स्टॉप इज द डर्मेटोलॉजिस्ट। वो आपको देख के बताएगा कि ये डिजीज है या आपको इसके लिए कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। चाहे आप फिर वो ट्रीटमेंट लेने किसी एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाए, बट फर्स्ट आप अपनी स्किन के चेकअप और उसके प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। सो फर्स्ट स्टॉप जो है ना, फर्स्ट पिट स्टॉप आपका डर्मेटोलॉजिस्ट है। अगर वो आपको एडवाइस करता है कि आप ये ट्रीटमेंट ले लें आफ्टर डायग्नोजिंग एंड लैब वर्क्स और सब चीज़ों के साथ, फिर आप चाहे उससे ना लें, दैट इज़ योर यस यस, सो सॉरी मैं तो अटक जाती हूँ। सो उसके लिए फिर आप चाहे अपने जिसके साथ पास भी जाना चाहते हैं। इसलिए डिजीज़ेस को, स्किन इश्यूज़ को, चाहे वो ब्लेमिशेस हैं, मेलाज़मा है, पिंपल्स हैं, हेयर फॉल है, नेल इश्यूज़ हैं, पहले जाके डायग्नोज कराएं है क्या चीज़ ये। बिल्कुल, इसके लिए मुझे क्या करना है, उस सारे को करके फिर ऊपर जो कुछ कराना कराओ, जिससे मर्जी कराना है, नहीं एग्जैक्टली जिससे मर्जी करवाना, ये भी एक बड़ा मसला है, मैं बताती हूँ। हाँ, इसमें इशू ये है कि अब डिफरेंट सैलून्स हैं, वो ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं कि जी आपका PRP कर देंगे स्किन का, हेयर का, और उसके बाद डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, और वो लोग ट्रेंड नहीं होते, इनफैक्ट वो सर्टिफाइड भी नहीं है कि वो ये कर सकें। एग्जैक्टली, ये तो बहुत बड़ा इशू बन गया है पाकिस्तान में, और इसमें खैर पाकिस्तान ही नहीं, हम कहते हैं ना फर्स्ट वर्ल्ड, इंग्लैंड, अमेरिका में भी ये केसेस होते हैं। अच्छा। जहाँ के अनलाइसेंस्ड, अनप्रोफेशनल, अनट्रेंड लोग जो स्किन के साथ ट्रीटमेंट्स करते हैं, तो फिर वो पेशेंट को भुगतना पड़ते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो चूंकि कभी भी चेक एंड बैलेंस नहीं रहा इतना, सो ये जो आप कह रहे हैं सैलून्स एंड पार्लर्स एंड इन सब पे हो रहा है, दैट इज़ अनएथिकल। वो आपको करना नहीं चाहिए।
लेकिन दुनिया जाती है अपना पैसा बचाने के लिए कि ये PRP 1000 का कर रहा है, 2000 का कर रहा है, और डॉक्टर जो है वो ये पैसे मांग रहा है, तो वो वहाँ जाते हैं। एंड इट्स अ वेरी हैजर्डस थिंग, बहुत ज़्यादा रिस्की, बिकॉज आपकी नीडल्स, आपके ब्लड, आपकी चीज़ों से कितनी सारी डेंजरस डिजीजेस ट्रांसमिट होती हैं। एड्स से लेके हेपेटाइटिस B, C से लेके हर शे ट्रांसमिट होती हैं। दादाजी, आई वाज रीडिंग कि एड्स के केसेस बहुत फैल गए हैं। एग्जैक्टली, सो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सारी जनरल आप पहले एक दफ़ा डॉक्टर को दिखाएं। आपका हार्ट ख़राब है, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। किडनीज़ का कोई फंक्शन है, आप जाते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। तो स्किन का इशू है तो पार्लर क्यों जाते हैं? पार्लर वाला डॉक्टर तो नहीं है। या आप किसी MBBS डॉक्टर के पास, सिंपल के पास जाते हैं। ठीक है, वो डिजीज़ेस को जनरली जानते हैं, थोड़ा बहुत उनको नॉलेज होता है, लेकिन स्पेशलिस्ट इज़ अ स्पेशलिस्ट। एक बंदा जिसने अगर अपने 10 साल या 15 साल एक चीज़ को पढ़ने, सीखने, समझने में लगाए है, वो कैन नॉट बी इक्वल टू अ पर्सन जिसने वो ट्रेनिंग नहीं की हुई। सो पहले उसको डायग्नोज करवा लें कि आपको क्या बीमारी इंटरनली या एक्सटर्नली है, उसका ट्रीटमेंट करवाएं। और एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स तो फिर आपके एस्थेटिक फिजिशियंस हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कम से कम वो डॉक्टर हो। पार्लर्स और सैलून्स पे जाके ना अपनी स्किन को हाथ लगवाएं। और फिर आप चले जाते हैं, बहुत ज्यादा खराब जब स्किन हो जाती है, फिर यू एंड अप विजिटिंग एस्थेटिक फिजिशियन। वो कहते हैं जितना तुमने खराब कर लिया है, इसको ठीक होने में वक्त लगेगा। और फिर अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, जब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास वहाँ से भी हो के ट्रीटमेंटें करा के आते हैं हमारे पास, तो हम जब उनको कहते हैं कि अब ये इसको छोड़ दो, ये बंद कर दो, ये इस तरह से करो, तो उनको समझ नहीं आती है। और जब वो ठीक नहीं हो रहा था, जाहिर है इतना ख़राब हो गया, उसको ठीक होने में टाइम लगेगा, तो वो जा कह देते ये तो डॉक्टर नहीं ना लायक, इससे तो ठीक ही नहीं हुआ, इसने तो ख़राब। जैसे आप कपड़ा गलत सिलवा लें और आप जाके आप एक दर्जी को दें और उसको कहें इसको ठीक करो, वो कैसे उसको ठीक करेगा? और आप कहें कि ये ना लायक है। ओ भाई, ना लायक वो है जिसने पहले आपके साथ काम किया है और खराब किया। जो डैमेज हो चुका है उसको तो ठीक करने में बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अब ये जो बड़ी वेदर जब चेंज हो रहा होता है तो बड़ा चैलेंज हम फेस कर रहे होते हैं स्किन के पर्सपेक्टिव से कि क्या करें, ड्राई स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले। पहले तो ये बताइएगा कि कौन सा स्किन टोन है जिसके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है ये वेदर? ये ड्राई स्किन वालों के लिए विंटर्स और ऑलवेज हार्श, उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है ये टाइम, क्योंकि ड्राई स्किन होती है और बाय वेदर ड्राई और कोल्ड हो जाता है, कोल्ड विंड्स हैं, उससे वो स्किन की जो मॉइस्चर है उसको भी स्ट्रिप ऑफ कर देता है। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ड्राई स्किन वाले अपना बात वहीं से शुरू होती है। अंदर आप पानी डालेंगे तो स्किन में मॉइस्चर आएगा ना, हवा से तो नहीं सक करेगी स्किन आपकी मॉइस्चर। तो आपने हाइड्रेटेड रखना है अपने आप को। आप जब हीटर्स जलाएंगे, आप जब वार्म एरियाज में बैठेंगे, तो आपने साथ ह्यूमिडिफायर्स जलाने हैं ताकि आपका मॉइस्चर बाहर भी रहे, आपकी जो अंदर अगर आप पानी डाल भी रहे हैं तो ड्राई वेदर उसको स्ट्रिप ऑफ ना करता रहे। सो ये कुछ चीज़ें। फिर आप उसको मॉइस्चराइज रखें, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखें। और मॉइस्चराइजर्स उनमें जैसे ऑयली स्किन वाले तो वो जेल बेस्ड लगाते हैं, जो दरमियानी कॉम्बिनेशन स्किन या नॉर्मल स्किन है वो लोशंस लगा सकते हैं। और जो ड्राई स्किन वाले दे हैव टू यूज़ क्रीम्स विच आर of thick consistency and they have more oils in them. So creams and butters वो use करते हैं, उनके लिए butters हम prescribe करते हैं body, face and skin के लिए, और क्रीम्स यूज़ करते हैं। सो उन्होंने वो भी यूज़ करना है, इंटरनल हाइड्रेशन भी रखनी है, बाहर भी ह्यूमिडिफायर हों, फिर वो इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। और इसी से आपके फिर होंठ भी ड्राई नहीं होते। यस, और सिर्फ पानी ही नहीं, उसमें आपके फैट्स, ऑयल्स जो आप ले रहे हैं, जो जिससे स्किन का बैरियर बनता है सेरामाइड्स एंड बाकी चीज़ों से, वो भी आपने उस तरह की न्यूट्रिशन लेनी है। बैलेंस डाइट इज़ ऑलवेज द बेस्ट डाइट, उसी से आपकी सारी हेल्थ रिलेटेड है। एब्सोल्युटली। बायोटिन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है पिछले कई सालों से, हम देख रहे हैं बायोटिन भी और कैराटिन भी। हाउ टू यूज़ इट इफेक्टिवली? अच्छा, बायोटिन कभी भी नेवर, आपने अगर बायोटिन के लेवल्स नहीं कराएं, बात वहीं आ जाती है, आप डॉक्टर के पास नहीं है, आपने ओवर द काउंटर बायोटिन लेके खाना शुरू कर दिया, बायोटिन हैज़ नो रोल इन इट। देन सेपरेट बायोटिन आप ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि अंदर डेफिशिएंसी है भी कि नहीं। सो आपने पहले डॉक्टर को विजिट करना है, वो आपके लेवल्स आपको एडवाइस करेंगे, बाकी चीज़ों के भी टेस्ट करवाएंगे। अगर डेफिशिएंसी है तो हम डालेंगे। हम
हमारे अंदर डेफिशिएंसी नहीं है, हम वैसे ही बायोटिन डालते जाएं तो क्या होगा? हर चीज़ का एक्सेस का क्या होगा? एक्सेस इज ऑलवेज डेंजरस, है ना? आपने जो भी चीज़ एक्सेस लेंगे विटामिन बी तो हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है, जिसके साइड इफेक्ट्स भी स्किन को भुगतने पड़ते हैं और हेयर को और नेल्स को। यस, सो आपने एक राय है कि नहीं जी आप एक्सेस होगा तो बॉडी से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसे होता है, वाटर सॉल्युबल तो निकल जाते हैं, लेकिन आप जब आपको जरूरत नहीं है तो क्यों लेना है आपने? जितना जरूरत है वो बॉडी के अंदर है और वो काम कर रही है। अब आपकी जरूरत नहीं, आप डाले जाए ना और वो निकलता जाएगा तो फायदा क्या हुआ? जो बहुत कॉन्शियस लोग होते हैं उनके लिए मैं सवाल रख रहा हूँ कि वो कौन से टेस्ट करा लें जिससे हमें मालूम हो जाता है अच्छा हमारी स्किन और हेयर के लिए हम जरा चेक करा लें कि कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, उसमें क्या है, उसमें आयरन है, जिंक है, उसमें कौन से विटामिन? हमने जब हमारे पास कोई आप स्किन या हेयर के लिए करना चाहते हो, डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी हिस्ट्री से ये एक्सेस करता है, हिस्ट्री लेता है, फिर वो एग्जामिनेशन करता है आपके बाल की, आपकी स्किन के। ऐसे तो नहीं कि राह चलते किसी को भी टेस्ट लिख दें, टेस्ट पैसे से होते हैं ना। आप एक्सेस लैब्स क्यों कराएंगे अगर पेशेंट को रिक्वायर्ड नहीं है? सो हर एक ने जाके टेस्ट भी नहीं कराने हैं, आपने डॉक्टर को दिखा देना है, उसको वो बताएगा कि आपको कौन से टेस्ट की जरूरत है। आप 20-30 हज़ार 50 हज़ार के टेस्ट करा के जाएं डॉक्टर के पास और कहें नहीं जी आपकी तो बीमारी ही है, व्हाट्स द फन इन दैट? लेकिन डॉक्टर को वो जो 3-4 हज़ार रुपए देने वो देने के लिए राजी नहीं होता है पेशेंट, और टेस्ट चाहे वो कराने लगते हैं। एग्जैक्टली, जाया हो। अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, कुछ शुक्र है पैसे जाया हो, कुछ आया ही नहीं। हमें करवा दिया टेस्ट में, कुछ आया भी नहीं, पैसे जाया करवा दिए। वरना कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, कुछ शुक्र है कुछ आया नहीं है। लेकिन ये बात वही है कि फर्स्ट ऑफ आपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, स्किन और हेयर चेक करवाएं, अगर कोई बीमारी है उसको ट्रीट करेगा, जो आपकी कॉस्मेटिक या एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स है वो आपको बेहतर गाइड करेगा आपकी स्किन को देख के। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अच्छा डॉक्टर साहबा, वैसे फेस को देखकर भी डॉक्टर इस चीज को असेस कर लेते हैं कि ये फलानी चीज की डेफिशिएंसी लग रही है? कुछ ऐसा होता है जिस तरह से हार्मोनल चेंजेस हैं, इम्बैलेंस है, वो आपकी शक्ल पे आ जाता है, या आपकी HB लेवल कम है तो वो आपकी आंखों के नीचे पता चल जाता है? तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि हम घर में असेस कर सकते हैं और पता हो, फिर आपको जाने की जरूरत है डॉक्टर के पास? बात वही है कि आपके पास जो नॉलेज जो गूगल और जो आपको ये दे रहा है वो ठीक है, वो एक बेसिक नॉलेज आपको आ जाता है, लेकिन आप अगर आपकी पिगमेंटेशन है या पिंपल्स हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि ये एक्नी की कौन सी कॉज किसकी वजह से हुआ है, ये पिंपल्स किस वजह से हुए हैं। तो डॉक्टर देख के असेस करेगा कौन सी टाइप का है, क्योंकि जिसको हम पिंपल्स या एक्नी कहते हैं उसके अंदर 5-6 किस्म के लीजन्स होते हैं। हमने वो जो सब होता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट है जी बस दाने स्किन देखता रहता है, उस एक दाने से हम हंड्रेड्स ऑफ डिजीजेस डायग्नोज करते हैं। वो किस किस्म का है, उसका कलर कैसा है, उसका बॉर्डर कैसा है, उसके ऊपर जो छिलका है वो किस कलर का है, किधर से अटैच है, कहाँ से किस टाइप की इसके अंदर से ऊजिंग हो रही है कुछ। सो वो एक दाना जो आपको लगता है कि बस दाना ही सारों को, बस जाके वो ड्रग स्टोर से आप कह रहे हैं पार्लर एंड सलोन्स, लोग जाके फार्मेसी से कहते हैं बस ये दे दो, तो फार्मेसी वाला वो जो बच्चा 10-15 साल का खड़ा होता है वो आपको दवाई देता है। जब आप गूगल करते हैं तो जो एक्नी के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो उसमें ये बताया जा रहा होता है कि अगर आपके फोरहेड पे एक्नी है तो वो आपके इस ऑर्गन को इंडिकेट करती है कि वहाँ खराबी चल रही है, चीक पे है, चिन पे है, थोड़ा सा इसको आप गाइड कर सकती है? सो दैट, बिकॉज आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की है कि वाकई आप एक शक्ल को तो सिर्फ ट्रीट नहीं कर सकते, आपको इंटरनली अपनी हेल्थ को बिल्कुल हॉलिस्टिक मैनेजमेंट यही है, हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट यही है। हमने पूरी बॉडी को ट्रीट करना है, हम डॉक्टर्स है ना, हमने ये तो नहीं करना कि बाल है तो बस ये बाल है जी इसको जाके PRP करा लो और ये करो। भाई क्यों हुआ है वाइट, क्यों गिर रहा है, क्यों टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, किस लिए वो गोल हो रहा है, क्यों वो पतला हो रहा है, ये सब चीजें हमने असेस करनी है ना। तो उसके लिए फिर बात वही है, जो स्पेशलिस्ट है हेयर नेल स्किन का वही गाइड कर उसके पाएगा। पास जाएंगे। और जैसा आप कह रहे हैं कि एक्नी के लिए, अब ये सिर्फ एक्नी नहीं होती है, इसमें रोजेशिया भी हो सकता है, इसमें फॉलिकुलाइटिस भी हो सकता है, इसमें इवन अगर आपको खुदा न खास्ता TB है तो भी ये यहाँ पे दाने बन सकते हैं, कोई और ट्यूमर्स हैं, कोई कैंसर्स हैं तो भी बन सकते हैं। सो आपने दाने को सिर्फ दाना एक्नी नहीं समझना है, उसकी डायग्नोसिस करवाना है, रूट पे जाना है। यस एग्जैक्टली। कौन से इश्यूज के साथ ज्यादा लोग इस वक्त आपके पास आ रहे हैं? ओके, स्किन डिजीजेस के तो हमारे पाकिस्तान में या हमारी थर्ड वर्ल्ड में यही इश्यूज होते हैं कि जो स्किन इन्फेक्शंस होती हैं वो बहुत कॉमन होती हैं, क्योंकि हाइजीन लेवल
लोगों का नॉलेज, लोगों की उतना वो नहीं है और हाइजीन भी नहीं है और पुअर हैं, तो वो स्किन इन्फेक्शंस खासतौर पे जो फैलने वाली होती ठीक है, है। लगने वाली होती हैं, फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, ये सब ट्रांसमिट होती हैं बहुत सारी, स्किन टू स्किन एंड वन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सही। ठीक है, स्केबीज है जो बहुत कॉमन है, एक को हो जाए तो पूरे घर को होती है, घर से आगे मोहल्ले को होती है, रिश्तेदारों को होती है और फैलती जाती है। सो ये चीज़ें तो हमारे पास बहुत कॉमन है। इसके अलावा स्किन की जैसे एक्जिमाज हैं, डर्मेटाइटिस हैं, सोराइसिस है, बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, वो सब उसी हिसाब से क्या वो चल रही ये होती सारी हैं। जो आप अपने डिजीज का जिक्र किया इस मौसम में और ट्रिगर होती हैं? बहुत सारी बीमारियां स्किन की जो है और हेयर की सर्दियों से रिलेटेड होती हैं, ट्रिगर होंगी, एक्सेसरबेट होंगी विंटर्स में, और जैसे ही गर्मियां आएंगी, एक बेहतर हो थायोसिस है, ड्राई स्किन है, जो इस तरह के इश्यूज हैं वो गर्मियों में ह्यूमिड जब आता है तो बेहतर होती जाती है। इसी तरह बहुत सारी डिजीजेज हैं जो गर्मियों में ख़राब होती हैं और सर्दियां आती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। सो बात वही है कि डॉक्टर ने आपको एग्जामिन करना, आपकी हिस्ट्री लेनी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री लेनी है, आपका प्रोफेशन पूछना है। आपकी बहुत सारी स्किन और हेयर की डिजीजेस आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होती हैं। सो ये चीज़ें इसीलिए कह रही हूँ कि आपने सीधा जाके आपने ट्रीटमेंट नहीं करा लेनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम उसका कांटेक्ट उस बीमारी का जिस वजह से हो रही है उससे ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक फायदा नहीं जो है। मर्जी कराते हैं, ऊपर पैसे लगाते हैं, ठोकते कोई हैं। फायदा नहीं। लास्टली बिकॉज़ वी हैव लेस टाइम, बाल सफेद क्यों होते हैं? बाल सफ़ेद एक तो जेनेटिक होते ठीक हैं, है। ठीक है, जिनके पेरेंट्स के हैं उनकी वजह से, और फिर बहुत सारी डेफिशिएंसीज की वजह से होते हैं। उनके लिए आपने इसी तरह जाके टेस्ट करवाने हैं। और डेफिशिएंसी खत्म करें तो बाल वापस ब्लैक हो जाते हैं? नहीं, बाल यस डेफिशिएंसी की वजह से अगर सॉरी हो रहे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है ना बालों में, वो स्पेशली उसको आपने ट्रीट करना होता है, विच इज़ रिलेटेड टू आप रात को टाइम पे सो नहीं रहे हैं, जो रिपेयरिंग टाइम है रात का अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म बनाया है, रिपेयर नहीं हो रहा सारा दिन का, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कोई बॉडी में चल रही है, ठीक है, उन सारी वजहों से भी ये हो सकते ओके। हैं। तो बड़ा जरूरी है जी, जो भी इशू आपके साथ है हेयर का, स्किन का, उसके लिए बहुत जरूरी है कि ना आप गूगल के पास जाएं, ना आप मोहल्ले वाली आंटी के पास जाएं, आप सीधा डॉक्टर के पास जाएं और उससे गाइडेंस लें कि ये इशू है, मुझे क्या करना चाहिए। बड़ा आपने दुरुस्त कहा आगाज में कि आप कंसल्ट कर लें, उसके बाद जाम मर्जी से करा लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। जबरदस्त बात आप कर रही थी, तो अपना ख्याल रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, अवेयरनेस हो। नाज़रीन, आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे कल, अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।